नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल सेल में और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले डालते हैं क्राइम की बड़ी खबरों पर एक नजर। बरेली में छात्रा के साथ किडनैप के बाद गैंगरेप की वारदात। आरोपियों ने अश्लील एमएमएस बनाकर सोशल साइट पर किया अपलोड। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। कानपुर पुलिस की दरिंदगी आई सामने। मानसिक तौर से बीमार युवक को कस्टडी में लेकर रात भर पीटा। झूठे जुर्म कबूलने के लिए डाला दबाव। मुरादाबाद में शादी का माहौल बदला गम में। फायरिंग से हुए कई घायल। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। और झारखंड के कोडरमा में एक के बाद 3 हत्याओं से दहशत। संपत्ति विवाद के चलते वारदात। पुलिस कर रही है तफ्तीश। उत्तर प्रदेश में लगातार आ रही वारदातों से महिलाएं अब दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। जी हां, वहीं यूपी के बरेली में एक छात्रा का न सिर्फ अश्लील एमएमएस बनाया गया बल्कि पिछले 2 सालों से उसके साथ गैंगरेप करने का मामला भी सामने आया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि आरोपियों ने लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया था। अब मामला पुलिस में आने के बाद पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। बरेली में ये लड़की और इसका परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। इसका और इसके परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाले 2 लड़कों ने इसकी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बनाकर रख दिया। आरोप है कि 2 साल पहले कोचिंग से लौटते वक्त आजाद नगर मोहल्ले के मोहसिन और तस्लीम नाम के 2 लड़कों ने इसे कार में अगवा कर लिया और एक होटल में इसका अश्लील वीडियो तैयार कर लिया। फिर शुरू हो गया इसके साथ ब्लैकमेलिंग का दौर। आरोपी लड़के जब भी जी करता इसके साथ मनमानी करते और लड़की खौफ की वजह से खामोश रह जाती। जानकारी मिली तब हम लड़की से हम पूछताछ करी काफी, तब उसने अपनी पूरी हकीकत बताई कि पापा मेरे साथ 2 साल से ऐसा हो रहा है। उसने कहा पापा आप हार्ट के मरीज थे इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रही थी और मजबूर थी, आपस में घुट रही थी मैं अपने आप। इस तरीके की बात है। सख्ती में डाल देने वाली बात यह है कि लड़की ने जब लड़कों की हरकतों का विरोध किया तो आरोपियों ने इसके एमएमएस को सोशल साइट्स के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन आखिरकार हिम्मत दिखाकर लड़की ने अपने परिजनों को अपने साथ हो रही हैवानियत की जानकारी दी और फिर जाकर पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा और अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में अपहरण और गैंगरेप की धाराओं में पंजीकृत किया गया है। लड़के दोनों अभी नहीं मिले हैं, उनके लिए दबिश कल भी दी गई थी। प्रयास किए जा रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र वो गिरफ्तार हो। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और हमारा पहला प्रयास है कि तत्काल इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने आरोपियों मोहसिन और तस्लीम के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इस लड़की के गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी में बेखौफ अपराधियों की वजह से लड़कियों का जीना मुहाल नहीं हो गया है? आखिर लोग अपनी लड़कियों की सुरक्षा करें तो कैसे करें? बरेली से भी मनोहर की रिपोर्ट, एपीएन। और वहीं बाराबंकी में सामने आई समाज को शर्मसार करती ये वारदात। जी हां, जहां एक हैवान ने हैवानियत की सारी हदें पार कर महज 3 साल की एक बच्ची के साथ हैवानियत की। मासूम की इज्जत को तार तार करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि पड़ोस में ही रहने वाला एक युवक था जो बच्ची को बहाने से ले जाकर उसे अपनी गंदी नियत का शिकार बना डाला। आप भी देखिए होशियार करती ये वारदात। ये खबर हर उस माता पिता को होशियार करने के लिए है जिनके घर में छोटी बच्चियां हैं, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से यूपी में दरिंदगी करने वाले अब छोटी उम्र की बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बाराबंकी के थाना टिकैत नगर इलाके में पड़ोस में रहने वाले संजय नामक शख्स पर महज 3 साल की बच्ची के साथ हैवानियत करने का आरोप है। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की कि जब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तभी जान पहचान का संजय उसके पास पहुंचा और उसे खिलाने के बहाने गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले जाकर वहशियाना हरकत को अंजाम दे दिया और बाद में वो बच्ची को छोड़कर फरार भी हो गया। ये थाना टिकैत नगर के सरावगी मोहल्ले का मामला है और इसमें एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है जिसमें अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची के साथ हुई हैवानियत से परिजन सदमे में हैं। पुलिस ने भी शिकायत दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। और अब इस बात की पड़ताल की जा रही है कि कहीं आरोपी ने इससे पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया है। बाराबंकी से दीपक निर्भय की रिपोर्ट, एपीएन।
अब आपको दिखाते हैं कानपुर पुलिस की दरिंदगी। जी हां, आप भी देखिए कि किस तरह से झूठा जुर्म कबूलने के लिए बेरहम पुलिस ने एक मानसिक तौर से बीमार युवक को जमकर मारा पीटा और आखिर में उसे सुबह होने पर छोड़ भी दिया गया। वहीं जब मामला जिले के एसपी के पास पहुंचा तो एसपी ने भरोसा दिया कि जांच के बाद आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों के कंधों का सहारा लेकर जिले के एसपी ऑफिस में आता ये फरियादी दरअसल पुलिस के ही जुल्मों सितम का शिकार है। ये रात भर पुलिस की यातनाओं का शिकार होता रहा। इलाके के लोगों की माने तो थाना मूसानगर में तैनात एसओ अखिलेश यादव इसके इस हाल के लिए जिम्मेदार है। आरोपी की पत्थर नाम का ये युवक रात को भटकी हुई हालत में एसओ अखिलेश यादव के हत्थे चढ़ गया। फिर क्या शुरू हो गया इस पर जुल्मों सितम का दौर। इलाके में हो रही तमाम वारदातों को कबूल करने के लिए न सिर्फ इस पर दबाव डाला गया बल्कि इसे तरह तरह की यातनाएं भी दी गई। इसके शरीर पर दिख रहे चोट के निशान भी बयान कर रहे हैं कि किस तरह से इसके साथ इंसानियत को शर्मसार करती घटना को अंजाम दिया गया है। हमारे वार्ड में ये लड़का पत्थर नाम का है, उसको साहब पुलिस ने अनावश्यक रात में उठा लिया है और उसको रात में बहुत मारा है। अब उठाने के कारण तो पुलिस रोज कोई ना कोई घटना होती है, खुलासा कर नहीं पा रही पुलिस, केवल अपना भय पब्लिक में पैदा करने के लिए। खुद युवक भी बता रहा है कि किस तरह से इसके साथ पुलिस ने बेरहमी की है। इसका कहना है कि आरोपी पुलिस वाले शराब की नशे में चूर थे। युवक बता रहा है कि किस तरह से पुलिस वालों ने इसके मुंह में लाठी तक घुसेड़ दिया। हालांकि जब पुलिस वालों को युवक की मानसिक हालत ठीक न होने का यकीन हुआ तो इसे छोड़ भी दिया गया। उमल, किसने मारा है तुम्हें? पुलिस वाले ने। काय की वजह से मारा है? पकड़ के मारे, गैस और खाना खान गए थे, मुंह में लाठे मारे, फेंक के भैया ने। मारा काय के मारे? क्या कह रहे थे वो? कोई का दारू पी के मारे थे बैठा के। पुलिस वाले दारू पिए थे? अभी ऐसा कोई प्रकरण किसी के द्वारा संज्ञान में नहीं लाया गया है, ये आप ही पूछ रहे हैं। यदि ऐसी कोई बात है तो उसकी जांच कराई जाएगी और कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं पुलिस की बेरहमी के शिकार हुए इस युवक की हालत देखने के बाद जिले के एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और भरोसा दिया है कि जांच के बाद आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस पुलिस को रक्षक समझा जाता है, आम जनता का हितैषी समझा जाता है, वही पुलिस इस तरह से बेरहमी कैसे कर सकती है? क्या इस तरह की घटनाओं से लोगों के दिलों में पुलिस को लेकर भय नहीं पनपेगा? कानपुर से प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट, एपीएन। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सामने आई इस घटना को सुनकर आप भी सख्ते में आ जाएंगे। जी हां, जहां एक शादी समारोह में शामिल होने आए कुछ लोगों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और जिससे एक एक कर 3 बच्चों सहित 8 लोग गोलियों और छर्रों का शिकार हो घायल भी हो गए। इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल पसरा हुआ है। वहीं आरोपी अभी तक फरार चल रहे हैं और अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही है। अस्पताल में इलाज करा रहे ये लोग यूपी में उड़ रहे कानून के मजाक के गवाह हैं। जी हां, ये लोग देख तो रहे थे इलाके में हो रही एक शादी का जश्न, लेकिन जैसे इन पर किसी की नजर ही पड़ गई और इनके साथ जो कुछ हुआ वो किसी को भी खौफ से भर देगा। सख्ते में डालती ये वारदात मुरादाबाद के थाना मझोला के बुद्धि विहार कॉलोनी की है, जहां इस घर से रोहतास सिंह नामक एक शख्स के बेटे की बारात जानी थी। मेहमान जुट चुके थे और बैंड बाजे वाले भी एक से बढ़कर एक बोल पेश कर रहे थे। हर कोई खुशी से झूम रहा था। पड़ोस में रहने वाले लोग भी अपनी अपनी छतों से नीचे का नजारा देखने में मशगूल थे। तभी जो कुछ हुआ उसे शायद ही ये ताउम्र भूल पाएंगे। असल में शादी में शामिल होने आए कुछ लोग अचानक हर्ष फायरिंग करने लगे। उन्हें इस बात का भी फिक्र नहीं था कि लोग आसपास की छतों पर मौजूद हैं। एक एक कर 3 बच्चों सहित 8 लोग गोलियों और उससे निकले छर्रों का शिकार हो गए। फुलचड़ी का प्रोग्राम था, वो हर्ष फायरिंग जो कहते हैं वो हो रही थी भैया, और ये बहन हमारी देख रही थी। जैसे खड़े हो जाते हैं पड़ोस के नाते, तो पैर में छर्रे लगे। कितने लोगों लगे हैं? कितने 6-7 लोग हैं। तो किसी हालत गंभीर भी है? एक बच्चा सीरियस हो, दिल्ली रेफर कर दिया गया। शादी का फंक्शन चल रहा था, बारात की निकासी हो रही थी। तरह बाहर के लड़के थे, चंडीगढ़ के बारात में शादी में आए हुए। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब गलती से चल गई भैया, ये तो क्या पता चला कैसे चली क्या हुआ।
ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन सभी घायल अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। पुलिस भी उन लोगों की तलाश कर रही है जो इनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। मौके पे हम लोग गए तो सभी लोग भाग चुके थे। हमने वहां से जो भी सामान टेंट आदि था वो सब कब्जे में ले लिया है। 2 लोगों को नामजद करते हुए एवं कुछ अन्य अज्ञात करते हुए मुकदमा कायम कर लिया गया है। शीघ्र ही अरेस्टिंग होगी। हम इस मामले में बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। यूपी में शादी समारोह में फायरिंग करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर बेखौफ अंदाज में गोली चलाने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि उनकी इस हरकत से किसी की जान भी जा सकती है। किसी घर का चिराग बुझ सकता है तो किसी की मां और पिता की मौत तक हो सकती है। मुरादाबाद से सागर रस्तोगी की रिपोर्ट, एपीएन। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे झारखंड में हुई 3 हत्याओं से किस तरह फैला दहशत का माहौल। ब्रेक के बाद बात करते हैं झारखंड के कोडरमा की, जहां एक के बाद हुई 3 हत्याओं से दहशत का माहौल है। जी हां, सोमवार को जहां पहले नाबालिग भाई बहन की हत्या को अंजाम दिया गया था और जिसके चलते पुलिस उसके जिस सौतेले भाई को आरोपी मानकर तलाश कर रही थी, बाद में उसकी भी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। उसकी भी बड़ी बेरहमी से हत्या कर लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बेदर्दी से हत्या करने वाला हत्यारा आखिर है कौन? संपत्ति की खातिर कोडरमा में खूनी खेल। भाई बहन की हत्या के बाद आरोपी की भी हुई हत्या। झारखंड का कोडरमा, जहां पुलिस के लिए सिलसिलेवार तरीके से हुई 3 हत्याओं की वारदात पहली बनी हुई है। तिलैया थाना क्षेत्र के गझंडी में सबसे पहले सोमवार को जागो महतो की 6 साल की बेटी सोनी कुमारी और 12 साल के बेटे सुधीर कुमार की बड़ी ही बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों की लाशों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की तफ्तीश जारी थी और दावा किया गया कि दोनों बच्चों की हत्या में उसके सौतेले भाई पप्पू मेहता और रघु मेहता शामिल हैं और हत्या की वजह संपत्ति विवाद है। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ के बाद एक आरोपी रघु मेहता को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी पप्पू मेहता फरार था। आगे तहकीकात में ये बात सामने आई कि जमीनी विवाद चल रहा था, चूँकि सौतेले जो इनके भाई थे सुधीर, पप्पू महतो और ये एक भाई और है रघु महतो, उन्हीं लोगों के बीच में विवाद पहले से चल रहा था। ये हत्या दोनों बच्चों का जैसा बताया गया, लिखित आया भी है कि पप्पू के द्वारा किया गया था, पप्पू और रघु के द्वारा। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रघु को गिरफ्तार रात में किया और उससे पूछताछ भी की थी। पुलिस पप्पू की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन जगह दबिश दे रही थी कि इस बीच गंझंडी के रेलवे ट्रैक पर एक और लाश मिलने की खबर के बाद गांव वालों के साथ पुलिस वाले भी रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और लाश की पहचान पप्पू मेहता की लाश के तौर पर हुई। हालांकि पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, लेकिन पप्पू की लाश को देखने के बाद गांव वाले इसे हत्या की वारदात बता रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पप्पू की भी हत्या कर लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। में अपना पंचायत वगैरह हो रहा था, रेलवे झमेला। किस बात को लेकर विवाद चल रहा था? वही सब घर का हिस्सा बच रहा था अपना। अच्छा, सौतेली माँ है वो और ये सब सौतेली लड़का में से दोनों। एक के बाद एक 3 मौतों से जहां गंझंडी में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस के लिए भी वारदात पहली बनी हुई है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर बच्चों की हत्या और पप्पू की मौत के बीच का संबंध क्या है। आखिर असली आरोपी कौन है जिसने इस तरह से दहशत मचा रखी है? क्या इन हत्याओं के पीछे वाकई संपत्ति विवाद है या फिर किसी और वजह से 3 लोगों की जान ली गई है? कोडरमा से मनोज कुमार की रिपोर्ट, एपीएन।
जी हाँ, यूपी में जारी है बदमाशों का खूनी गैंगवार। और वहीं अगर बात करें गाजीपुर की, तो यहाँ अपराधियों की जमकर दहशत है। जी हाँ, गाजीपुर में बाइक सवार करीब आधा दर्जन बदमाशों ने 2 चचेरे भाइयों को अत्याधुनिक हथियारों से भून डाला, जबकि एक और शख्स को गंभीर तौर से घायल कर दिया। इस खूनी वारदात की वजह जमीनी रंजिश बताई जा रही है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस अभी तक जुटी हुई है। यूपी का कोई भी कोना हो, अपराधियों की दहशत है। कभी कोर्ट परिसर में तो कभी सरेआम सड़क पर खूनी खेल जारी है और पुलिस है कि बस तमाशा देखती रह जा रही है। गाजीपुर का नंदगंज थाना क्षेत्र का देवकली इलाका इस बार खूनी वारदात का गवाह बना। इधर उधर दिख रहे खून की ये निशान ये साबित करने के लिए काफी हैं कि किस तरह से यहाँ खूनी खेल हुआ है। बेखौफ बाइक सवार हत्यारों ने कमलेश यादव के साथ उसके चचेरे भाई देवलास यादव को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। यही ने एक और शख्स शैलेश को भी हमलावरों ने घायल कर दिया। नाम है पोटा, थाना सैदपुर क्षेत्र में पड़ता है। ये लोग कोर्ट में गए थे तारीख में और तारीख से वापिस आ रहे थे बस से। इनके विरोधी जो है इन लोगों ने यहाँ पे घात लगाकर बैठे हुए थे और इन लोगों ने फायर किया है और 2 व्यक्ति की हत्या हुई है। इस वारदात के पीछे सैदपुर थाना क्षेत्र के पोटा गांव के 1.5 लट्ठे रकबे की जमीन के लिए किशुन देव यादव और उसके पटीदार श्रीनाथ यादव के बीच सालों से चल रहे विवाद को प्रमुख वजह बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जमीनी रंजिश के चलते दोनों पक्षों के कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कुछ दिनों पहले श्रीनाथ यादव से जुड़े शिक्षक जामवंत यादव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर किशुन यादव से जुड़े कमलेश यादव और देवलास यादव पर गाजीपुर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और दोनों गाजीपुर कोर्ट से मुकदमे की पैरवी कर घर की तरफ लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें गोलियों का शिकार बना लिया गया। दोनों युवकों पर चारों ओर से घेर कर तकरीबन 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई गई। बाद में हत्यारे हथियार लहराते हुए निकल भी भागे। ये दोनों आपस में जमीन का विवाद था और इनके जमीन के विवाद में इनको पाबंद भी किया गया है और इसमें इस विवाद के कारण जो है इन लोगों में कई हत्याएं हुई हैं इससे पहले भी। और जो 6 महीने पहले हत्या हुई थी उसमें पुलिस ने पूरी कार्रवाई करके गिरफ्तारी करके और अभियुक्तों को जेल भेजा था और वादी पक्ष को पूरी सुरक्षा दी थी और पूरा जो है विधिक कार्रवाई का आश्वासन दिया था, परंतु आज जो है वादी पक्ष ही जो है इसमें हत्या का मुलजिम बना है। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड में श्रीनाथ यादव पक्ष के लोग शामिल हैं। पुलिस दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ कर रही है और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। लेकिन जिस तरह से जमीनी विवाद खूनी खेल में तब्दील होता जा रहा है, उससे आगे भी गाजीपुर में इस तरह की वारदात से इनकार नहीं किया जा सकता। गाजीपुर से देवव्रत विश्वकर्मा की रिपोर्ट, एपीएन। अब बात करते हैं शराब माफियाओं की। यूपी में पिछले कुछ सालों से शराब माफियाओं की जड़ें गहरी हो गई हैं। जी हां, नए नए हथकंडे अपनाकर शराब माफिया दूसरे राज्यों से प्रदेश में शराब की तस्करी कर रहे हैं। वहीं बुलंदशहर में तो शराब माफियाओं ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे एक बदमाश की मौत हो गई। पुलिस के शिकंजे में बदमाश भी चढ़े, जिनके पास से कई तरह के घातक हथियार भी बरामद किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बुलंदशहर पुलिस को जानकारी मिली कि एक ट्रक में कई लाख की अवैध शराब हरियाणा पलवल के रास्ते लाई जा रही है। फिर क्या था, हरियाणा से लगी यूपी की सीमा पर बुलंदशहर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी। तभी अवैध शराब से भरा ट्रक आते हुए दिखा। यही नहीं, कार में सवार हथियार बंद बदमाश भी ट्रक के साथ चल रहे थे। फिर क्या, पुलिस ने बदमाशों को ललकारा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे एक बदमाश मौके पर ही ढेर हो गया। मारे गए बदमाश का नाम रणवीर बताया जा रहा है और वो हरियाणा का रहने वाला था।
लोग हैं और रास्ते में रोका जा तो नहीं रुके, हम उधर से टाइम को रोकने के लिए आए और जो शेर फाटक है वहाँ जब मैं आया तो मेरे सामने से एकदम गाड़ी आ गई। तो जैसे मेरी गाड़ी में उतरता उससे पहले फायरिंग शुरू हो गई, धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दिया और उसके बाद हम लोग ने भी आपको अच्छा फायर किया। उसमें एक बदमाश मारा गया है और 2 पकड़ गए। शराब माफिया और पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के ढेर होने के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध डबल बैरल बंदूक और 2 चाइनीज पिस्टल के साथ कई कारतूस भी बरामद हुए हैं। बुलंदशहर पुलिस के इस साहसी कार्य के लिए डीजीपी ने एनकाउंटर में शामिल टीम को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। ट्रक बरामद हुआ और इनके पास से अवैध शस्त्र DBBL लाइसेंसी गन बरामद हुई, 2 कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुए, काफ़ी खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस मिले और इनके पूरे जखीरे का इनके पूरे जो भी कहाँ से शराब लेते हैं और कहाँ शराब बेचते हैं, इस सब पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। उस पर भी कई टीमें लगी हुई हैं। अन्य और इनके जो गैंग मेंबर को पकड़ने के लिए सभी टीमें गई हुई हैं। इस पर DGP महोदय द्वारा 50,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई है। पुलिस और शराब माफियाओं की मुठभेड़ में भले ही एक बदमाश ढेर हो गया हो और 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हो और अब पुलिस तफ्तीश में भी जुट गई हो कि गिरोह का नेटवर्क कितना बड़ा है, लेकिन जो अवैध हथियार इन शराब माफियाओं से बरामद हुए हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि पश्चिमी यूपी के साथ पूरे यूपी में शराब माफियाओं को खाकी का कितना खौफ है और खाकी से लोहा लेने के लिए भी वो तैयार रहते हैं। बुलंदशहर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट, APN। चलिए अब एक नजर आज की क्राइम फाइल्स पर। लखनऊ के महानगर इलाके में अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने गोमती नदी में एक महिला के शव को तैरते हुए देखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को गोमती से बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लगभग 25 साल की महिला कौन थी और कहां की रहने वाली थी, उसका खुलासा करने में पुलिस अभी जुटी हुई है। वहीं लखनऊ के लालकुआ के मदनपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पंकज नाम के एक शख्स ने अपने ही मंगेतर मोनिका को गोली मारकर मौत के घाट उतारा और खुद को भी गोली मारकर अपनी जान दे दी। इस घटना की खबर से पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया है। हालांकि दोनों के बीच क्या हुआ था, इसकी पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। वहीं मथुरा में प्रियंका नाम की एक महिला की मौत सवालों के घेरे में है। उसके मायके के लोगों का आरोप है कि बेटी पैदा होने की वजह से उसके ससुराल के लोगों ने उसे आग के हवाले कर दिया है। परिजनों ने दहेज के लिए भी बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं बिजनौर में प्यार करना प्रेमिका के परिजनों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने हमेशा के लिए अपनी बेटी की सांसें ही छीन ली, वो भी महज इज्जत की खातिर। जी हां, वहीं पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छानबीन शुरू कर दी है। वहीं ताजनगरी आगरा के अर्जुन नगर कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक रिटायर्ड उद्यान विभाग अधिकारी के बेटे ने अपने ही घर में पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक विजयपाल का शव घर में बेड पर रक्त रंजित पड़ा हुआ था, जिसके पास से बंदूक पड़ी हुई थी। परिजनों के मुताबिक वो नशे का आदी था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच कुशीनगर जिले के खड्डा क्षेत्र में छोटी सी जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने 2 भाइयों को जिंदा जलाने का प्रयास किया, जिसमें से एक की हालत गंभीर देखकर उसे गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। पीड़ित को जिला अस्पताल लाए जाने के बाद प्राथमिक उपचार में भी लापरवाही साफ दिखी। शामली में पुलिस की नाक के नीचे से 1 लाख का इनामी कुख्यात अपराधी मुकीम काला अपनी पत्नी को लेकर फरार हो गया और पुलिस को कानो कान खबर भी नहीं हुई। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। मुकीम को ढूंढने के लिए कई राज्यों की पुलिस लगी हुई थी, लेकिन मुकीम का कोई सुराग नहीं मिल सका। वहीं देहरादून के विकासनगर कोतवाली पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गिरोह के शराब तस्करों को चेकिंग के दौरान धर दबोचा, जिनके कब्जे से पुलिस ने अवैध शराब की 27 पेटियां बरामद की हैं। आपको बता दें कि जब कोई त्योहार नजदीक आता है तो वैसे ही हिमाचल और हरियाणा से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए पुलिस अभियान चलाकर कई तस्करों को पहले भी जेल भेज चुकी है। तो स्पेशल सेल में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तब तक ले हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए APN।